हाँ बच्चों, तो अब हम इसका अगला पार्ट शुरू करते हैं आज के फिजिक्स के पेपर का। ठीक है, हमने पहले पार्ट में हमने 33 तक क्वेश्चंस किए थे और हमने पाया था कि सारे क्वेश्चंस बहुत आसान थे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चंस कैसे हैं। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 34। ये 34 अपने सामने खुला हुआ है बच्चों। क्या बोलता है क्वेश्चन? A proton and an alpha particle move in circular orbits in a uniform magnetic field. The speeds are in the ratio 9:4. The ratio of radii of the circular orbit. ओके, ठीक है। तो एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल दिया बच्चों। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोटॉन की। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोटॉन की और यहाँ पे हम बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की। ठीक है, तो प्रोटॉन का मास हम इनके लिख लेते हैं मास और चार्ज। ठीक है, और स्पीड। ठीक है, मास चार्ज और स्पीड। ठीक है बच्चों, तो इनका मास क्या होता है? प्रोटॉन का मास यदि m होता है और प्रोटॉन पे चार्ज यदि q है और प्रोटॉन पे स्पीड कितना है? 9:4 दिया है। सो लेट अस से 9b। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल पे का मास कितना हो जाएगा? देखो अल्फा पार्टिकल मतलब क्या है? अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम एटम का न्यूक्लियस। ठीक है, तो हीलियम एटम में क्या हो रहे हैं? 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो 4 प्रोटॉन के मास का बराबर हो गया। सो अल्फा पार्टिकल का मास हो गया 4m। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। सो 2 पॉजिटिव चार्ज के बराबर 2q, द प्रोटॉन का डबल चार्ज। ठीक है, और स्पीड कितना दिया है? स्पीड दिया है 9:4, सो 4b। ठीक है, तो हमें निकालना क्या? हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? हमें निकालना उसका रेडियस का रेशो। ठीक है, तो रेडियस भी लिख लेते हैं। लेट अस से द रेडियस इज, दिस प्रोटॉन का रेडियस आर पी है और अल्फा पार्टिकल का रेडियस मान लो आर अल्फा है। ठीक है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? दिस इज मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, कि if a charged particle moves inside a magnetic field, then that charged particle experiences a force which is given by q v cross b। ठीक है, और हम ये मान के चलते हैं कि चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो उस केस में फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स विल बी क्यू वी बी, क्यू टाइम्स वी बी, वी इज द स्पीड। ठीक है, और यही फोर्स बेसिकली इसमें एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। इसी से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलता है एंड चार्ज पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना हो जाएगा? सेंट्रीपेटल फोर्स कितना हो जाएगा? mv² ओवर r इफ r इज द रेडियस। बस इससे v से v कैंसिल कर दो, तो यहाँ से हमको r कितना मिलेगा बच्चों? r मिलेगा हमको m इंटू वी डिवाइडेड बाई q इंटू बी। बस ये मिल जाएगा हमको यहाँ से रेडियस। तो अब निकाल लो यहाँ से रेडियस। तो अल्फा पार्टिकल का रेडियस कितना हो जाएगा? डायरेक्टली इसी का आगे लिख लेते हैं। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज m, स्पीड इज 9v। मैं डायरेक्टली इसी की वैल्यू लिख रहा हूँ बच्चा, ये स्पीड। ठीक है, डिवाइड बाई q इज q इंटू बी। एक ही मैग्नेटिक फील्ड में दोनों हैं। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल के लिए कितना हो जाएगा? मास इज 4m इंटू स्पीड इज 4v डिवाइडेड बाई q कितना है? 2q। ठीक है, इंटू बी। इसका रेशो निकाल लो बस, इसका रेशो निकाल लो। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, m से m कैंसिल कर दें, v से v कैंसिल कर दें, q से q और b से b। ये कितना हो गया बच्चों? 9 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4, मतलब 16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 8 हो गए। सो आंसर शुड बी 9/8। ठीक है, so radius of proton divided by radius of alpha particle will be 9:8। so answer should be बच्चों 9:8। 9:8 कहाँ पर है इसके अंदर? ये वाला है। so answer is 9:8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A coil of area 100 square centimeter is kept at an angle of 30 degree with magnetic field of 10⁻⁻1 Tesla. The magnetic field is reduced to 0 in 10⁻⁻4 second. The induced EMF in the coil is। ठीक है, ओके। देखो बच्चों, इसमें क्या है कि हमको पता है कि फ्लक्स कितना होता है,
फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, क्या लिख रहा हूं मैं, दिस इज फ्लक्स बी ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है। बी क्या है, बी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है बच्चों थीटा, ठीक है। अब यदि हमको ईएमएफ इंड्यूस करना है तो हमारे पास में क्या तरीके हैं, हमें फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा, और फ्लक्स को चेंज हम कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके, एरिया चेंज करके, एंगल चेंज करके। इस केस में इन्होंने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया है, ठीक है। एरिया इज कांस्टेंट, ओरिएंटेशन ऑफ एरिया इज आल्सो कांस्टेंट, ठीक है। इसने मैग्नेटिक फील्ड को इन्होंने चेंज किया है डी बी बाई डी टी, ठीक है। देख लो एरिया कितना है इसके अंदर, एरिया दिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। सो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में करना पड़ेगा, सो 100 बाय 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। देन एंगल, दिस एंगल इज बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर, कॉइल ऑफ एंगल इज केप्ट एट एंगल 30 डिग्री। ओके, अभी देखो बच्चों इसमें एक कंफ्यूजन है, इसने क्या दिया है, इसने दिया है एंगल ऑफ कॉइल, ये एक्सप्रेस नहीं किया है कि ये एरिया वेक्टर के साथ फील्ड का एंगल है कि कॉइल के साथ में फील्ड का एंगल है, दिस इज नॉट क्लियरली मेंशन। हम तो ये मान के चलेंगे जो लिखा है उसी को सही मानेंगे। लिखा क्या है, कॉइल का एरिया, इफ दिस इज द फील्ड, ठीक है, इफ दिस इज द फील्ड एंड से दिस इज द कॉइल, ये कॉइल है, हम इसको ऊपर से देख रहे हैं कॉइल को टॉप से, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस इज द एंगल बिटवीन कॉइल एंड फील्ड। देयरफॉर एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच जो एंगल हो जाएगा दैट एंगल विल बी 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम थीटा को लेंगे 60 डिग्री बच्चों, ठीक है, 60 डिग्री लेना चाहिए एज पर द स्टेटमेंट, हमें जो स्टेटमेंट दिया उसके हिसाब से बच्चों हमको ये एंगल को 60 डिग्री लेना चाहिए। फिर देखेंगे एक बार हम इसको 30 डिग्री लेकर के भी देखते हैं, स्टेटमेंट से तो 60 डिग्री होता है, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर 1/2, ठीक है, 1/2। और फील्ड कितना चेंज हो रहा है, फील्ड को देखो dB बाई dt, मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू 0 इन 10⁻⁴ सेकंड, 10⁻⁴ सेकंड में ये 0.1 टेस्ला से 0 हो जाता है, 10⁻⁻1 का मतलब 0.1, ठीक है। तो ये हो गया 0.1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4, दिस शुड बी द इंड्यूस ईएमएफ बच्चों, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं ये कितना होगा यहाँ पर, ये 10⁻⁴ ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा, 10⁻⁴ से 10⁻⁴ ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से मल्टी हो जाएगा 50 इंटू 0.1, सो इट शुड बी 5 वोल्ट। देखो 5 वोल्ट आंसर है क्या इसके अंदर, 5 वोल्ट का आंसर तो है, ठीक है। लेकिन एक कंफ्यूजन है इसके अंदर, इस एंगल को यदि मान लो उसने एंगल एरिया वेक्टर के साथ दिया है तो क्या करेंगे, से मान लो उसने जो एंगल दिया है मान लो एरिया वेक्टर से दिया, उसने ये एंगल 30 डिग्री दिया है जो कि उसने स्टेटमेंट में नहीं लिखा है, स्टेटमेंट में उसने लिखा है कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, इसलिए हमने पहले वाला आंसर बोल लिया है। हम तो आंसर इसमें 5 ही लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 5 ही लिखेंगे, लेकिन एक बार उससे भी चेक करते हैं, ठीक है। तो एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो ये जो एंगल है दिस विल बी 30 डिग्री, तो cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है, तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये जो पहले जो 5 वोल्ट था, नाउ दिस विल बिकम 5√3 वोल्ट, इसमें 5√3 वोल्ट भी है क्या, 5√3 वोल्ट भी है, ओके। तो अब ये कंफ्यूजन है बच्चों इसके अंदर है, ठीक है। दोनों आंसर सही हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो हमें क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। यदि उनका स्टेटमेंट को हम सही माने तो आंसर, करेक्ट आंसर शुड बी 5 वोल्ट, ठीक है। एरिया के साथ फील्ड का एंगल 30 डिग्री है तो आंसर 5 वोल्ट है, और एरिया वेक्टर के साथ फील्ड का एंगल 30 डिग्री है, देन आंसर शुड बी 5√3 वोल्ट, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मे बी इसके अंदर बोर्ड को इस क्वेश्चन को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि दोनों आंसर दिया है ऑप्शंस के अंदर, इसलिए मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा एक बोनस काइंड ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए।
Otherwise the correct answer as per the statement given is 5 volt. Let's go to next question. ठीक है, 15 ओम रेजिस्टर एंड 80 milli Henry inductor and a capacitor of capacitance C are connected in series with a 50 hertz source. The source voltage and current in the circuit are in the phase, then the value of the capacitance is. तो capacitance का वैल्यू कितना होगा बच्चों, इसको थोड़ा एक बार मैं क्लियर कर लूँ. ठीक है, ये जो अगला जो क्वेश्चन है ये हमारा LCR सर्किट के ऊपर है. तो LCR सर्किट के ऊपर एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं. हमको दिया है रेजिस्टेंस, हमको दिया है 15 ओम का दिया है. ठीक है, रेजिस्टेंस जो हमको दिया है 15 ओम दिया है R. ओके, और इंडक्टेंस हमको दिया है 80 मिली हेनरी, मतलब 80 इंटू 10⁻³ हेनरी. और कैपेसिटेंस हमको C दिया हुआ है और हमको फ्रीक्वेंसी दी हमको 50 हर्ट्ज. ठीक है, इफ द सोर्स वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट आर इन द फेज. ओके ओके ओके, देखो वोल्टेज एंड करंट वो दोनों एक ही फेज में है. दैट मीन्स उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है दैट इज 0. और ये कब होता है बच्चों, फेज कब 0 होता है, जब इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस जो कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उनका रिएक्टेंस इक्वल हो जाए, XL इक्वल टू XC. उस समय दोनों एक दूसरे के असर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. तो उसमें से किसी का भी असर नहीं होता है. नाइदर दिस इज कैपेसिटिव सर्किट नॉर दिस इज इंडक्टिव सर्किट. दिस बिकम्स ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट. ठीक है, इन दिस केस द करंट इन द सर्किट बिकम्स मैक्सिमम और इसको हम कहते हैं रेजोनेंट. राइट, तो बेसिकली ये रेजोनेंस के ऊपर एक क्वेश्चन है. और रेजोनेंस पे क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस आर इक्वल. ठीक है, सो XC इक्वल टू हो जाता है XL. ठीक है, therefore ओमेगा L इक्वल टू 1/ωc. हमें निकालना क्या है, निकालना C निकालना है. ठीक है, तो C विल बी इक्वल टू 1/ω² इंटू L. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ C. ठीक है, 1/ω² L इंटू 1/ω². तो ओमेगा², ओमेगा का मतलब होता है 2πL बच्चों. ओमेगा इज 2πL, ओमेगा is 2π by t and 1/t is the frequency, so this is 2πf. तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 4π² f². सो 4π² इंटू f², 4π² f² इंटू L. ठीक है, ये हो जाएगा वैल्यू हमारा कैपेसिटेंस का. बस हमें कैलकुलेट करना है 1/4 इंटू π² की वैल्यू कितनी माने, 10 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, f² का वैल्यू कितना 50 का स्क्वायर 2500. और L कितना है, L है 80 10⁻³ तो 80 यहाँ पे लिख देता हूँ और 10⁻³ यहाँ लिख लेता हूँ बच्चों. ठीक है, इतना आएगा कैपेसिटेंस की वैल्यू. तो ये 1 2 3, ये 3 से कैंसिल हो गया. तो आंसर आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 1/2500 इंटू 80, 8000, 1/8000 आना चाहिए. ठीक है, किसका आंसर, कैपेसिटेंस का. इसमें आंसर माइक्रोफेराड में दिया तो इसको माइक्रोफेराड में हम कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, सो 10⁻⁻6 कर लेते हैं और यहाँ पे 10⁻6 कर लेते हैं. सो ये हो गया हमारा माइक्रोफेराड में. तो कितना आ जाएगा, ये 3 0 से 3 0 कट गए ऊपर, तो ऊपर बचा 1000 और नीचे बचे 8 माइक्रोफेराड. ठीक है, तो 1000/8 का मतलब हो गया 125 माइक्रोफेराड. तो ये 125 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा बिकॉज π² को हमने 10 लिया था, थोड़ा सा कम होता है. तो आंसर विल बी 127 माइक्रोफेराड. ठीक है बच्चों, सो इसका आंसर हो गया 127 माइक्रोफेराड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37. एक मिनट, लेट मी क्रिएट सम स्पेस फर्स्ट. हाँ, 4 objects W, X, Y and Z, W, X, Y and Z, each with charge Q, are held fixed at 4 points, held fixed at 4 points of a square of side as shown. ओके, यहाँ पे रखे हुए हैं, सभी पे चार्ज Q. ऑब्जेक्ट्स X and Z are on the mid points of the sides of the square. ओके, ये दिया हुआ है. The electrostatic force exerted by W on X is F. W जो X पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है
वो F है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय W ऑन Z, तो W Z पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, स्क्वायर का साइड है। ओके, तो मान लो ये एक स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, साइड कुछ इसमें इसने दिया है, D दिया है, यहाँ पर एक चार्ज Q है और यहाँ पर एक चार्ज Q है और यहाँ पर एक चार्ज Q है। ये इनके बीच यदि फोर्स, इससे इस पे जो फोर्स आ रहा है यदि वो F है, तो इससे इस पे कितना फोर्स आएगा वो निकालना है। से दिस इज F डैश, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, F डैश कैलकुलेट करना है, राइट। F हमको दिस फोर्स इज F, देन व्हाट विल बी F डैश इन टर्म्स ऑफ F के टर्म्स में कितना होगा, ठीक है। ये साइड D है बच्चों, ठीक है, ये साइड D है, राइट। ओके, ये साइड है D, ठीक है। तो हम इसको कैसे करें इसको, चलो, तो दिस विल बी D बाई टू, दिस डिस्टेंस विल बी D बाई टू, तो ये F कितना हो जाएगा, यहाँ से F निकाल लेते हैं, K 1/4πε, ठीक है, Q1 Q2 विच इज Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस D बाई टू का स्क्वायर, D बाई टू का स्क्वायर, ये हो गया F, ठीक है। और F डैश कितना हो जाएगा, F डैश विल बी K, यहाँ पर भी चार्ज Q है, Q स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस का स्क्वायर, बेसिकली हमको ये डिस्टेंस निकालना है AB, ठीक है। तो AB डिस्टेंस कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ D, नाउ दिस इज D बाई टू एंड दिस इज D, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा AB का डायरेक्टली स्क्वायर ही लिख लें अपन, क्योंकि हमको स्क्वायर चाहिए यहाँ पर, तो AB स्क्वायर विल बी D स्क्वायर प्लस D बाई टू का होल स्क्वायर, दैट मीन्स D स्क्वायर बाय 4, तो 4 और 1 5, 5D स्क्वायर बाय 4, 5D स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा 5D स्क्वायर बाय 4, ठीक है। होपफुली वी आर नॉट डूइंग एनी मिस्टेक। सो ये कितना हो गया यहाँ पर बच्चों, ये कितना हो गया, ये हो गया K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय D स्क्वायर, ठीक है। और ये 4 को ऊपर ले लिया मैंने, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे ये हो गया K Q स्क्वायर बाय D स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया 4/5, ठीक है। तो ये बाकी सब कॉमन है इसके अंदर, ये सब कॉमन है, तो F डैश कितना हो गया, F/5, F डैश विल शुड बी F/5, ठीक है बच्चों। देखो हो सकता है हमने कुछ अभी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर दी हो, आप लोग एक बार और चेक कर लेना कि कभी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो तो, अदरवाइज दिस क्वेश्चंस आर डैम इजी। सो F डैश शुड बी F/5, इतना ऑप्शन है क्या, F/5 है ऑप्शन बी, ठीक है। तो F/5 इज द ऑप्शन बी। ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, ये हो गया हमारा 38, ठीक है। 38 क्या बोलता है, टू सोर्सेस ऑफ इक्वल EMF, two sources of equal EMF are connected in series. This combination is in turn connected to an external resistance R. The internal resistance of two sources R1 and R2. दो सोर्सेस है EMF के, ठीक है। एक मान लो EMF का सोर्स ये है, ठीक है, एक मान लो EMF का सोर्स ये है, और दूसरा मान लो EMF का सोर्स ये है, ठीक है। ये दो EMF के सोर्स है और दोनों को इंटरनल रेजिस्टेंस दिए हैं, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। सो दिस इज ए सेल एंड दिस इज ए सेल, एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, ये सेल को मैं इससे शो कर रहा हूँ। सो दिस इज ए सेल एंड दिस इज अनदर सेल, ठीक है, ओके। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इट इज टू सोर्सेज R1 R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है, R2 बड़ा है R1 से, मैं यहाँ लिख लेता हूँ R2 इज ग्रेटर देन R1,
और दोनों का ईएमएफ इक्वल है, ईएमएफ इसका भी ई है और इसका भी ई है, ठीक है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये कैपिटल आर के साथ में ये कनेक्टेड है बच्चों, ठीक है, दिस इज कैपिटल आर। If the potential difference across the source of internal resistance R2 equal to 0, if the potential difference across the source of internal resistance, इसके across potential difference कितना है, 0 है, ठीक है, इसके across potential difference is 0, इसके across potential difference across this is 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसने जितनी एनर्जी ऐड की उतनी एनर्जी कंज्यूम कर ली है ना, जितना एनर्जी इसने ऐड किया उतना ही एनर्जी इसने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। कंज्यूम कहां पर किया, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस इसने एनर्जी कंज्यूम की, ठीक है। इसने कितना ईएमएफ कंज्यूम किया, मान लो करंट आई है, ठीक है, तो इसने कितना ईएमएफ कंज्यूम किया, आई आर टू, और कितना ईएमएफ सप्लाई किया, ई, तो आई आर टू शुड बी इक्वल टू ई। एक तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इफ लेट्स से द करंट इज आई, ठीक है, लेट्स से द करंट इज आई, तो हमको क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है I इंटू आर टू इक्वल टू ई, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। ओके, पूरे सर्किट में देख लो, पूरे सर्किट में टोटल ईएमएफ कितना है 2E, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है R1 प्लस R2 प्लस R। सो करंट कितना हो जाएगा, द करंट विल बी इक्वल टू 2E डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, ठीक है, इतना करंट होगा, ठीक है। सो I इंटू आर टू शुड बी इक्वल टू ई, तो यहाँ पर I की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पर, ठीक है, तो I कितना है 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R, सो दिस इज I इंटू R2 शुड बी इक्वल टू E, E से E कैंसिल हो गया, सो 2R2 should be equal to R1 plus R2 plus R, and therefore R should be equal to, ये R2 यहाँ चला गया तो एक R2 बचा, R2 माइनस R1। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है R2 माइनस R1 होनी चाहिए बच्चों, ठीक है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी R2 माइनस R1, ठीक है, ठीक था, एक आसान था लेकिन ठीक था, माइल्ड वाला था, है ना, थोड़ा सा सोचना था इसके अंदर। ओके, चलो कोई बात नहीं। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट फॉर्म्स क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाती है, नहीं, ये तो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड जो है क्लोज लूप बनाती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाती बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, यहां से शुरू हुई तो वापस घूम के यहाँ पे आएगी वापस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल, नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पे खत्म होती है ना, नॉर्थ पोल पे स्टार्ट होती है साउथ पोल पे। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में घुसती है, एक्चुअली ऐसा है, ठीक है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट नहीं होती तो क्लोज लूप बनाती है ना, सो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में घुसती है, ऐसा है। सो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कौन सा करेक्ट है वो बताना है। द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन ये होता है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगता है। So tangent at a point on a magnetic field line represents direction of magnetic field at that point. So this is the correct statement. C. अभी तो मुझे C करेक्ट लग रहा है। Two magnetic field lines may intersect each other. Never, never. B और C में से C is of course correct. तो magnetic field line does not start. Magnetic field line यहाँ से बाहर निकलती है, स्टार्ट नहीं होती है,
यहाँ से बाहर निकलती है और साउथ से अंदर घुसती है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर 39 शुड बी सी। 40 equivalent circuit between A and B of network shown in figure this। ओके देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सी बार जो मेंस में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा आसान है, बहुत बहुत ही आसान है, मतलब आधे से ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक जो है उसके लिए पेन पेपर को उठाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी ये यहाँ रेजिस्टेंस दिया है R, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस दिया है R, ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब इसके आगे एक रेजिस्टेंस और दिया है R, ठीक है, और इसके पैरेलल में डायरेक्टली वायर को कनेक्ट किया है। तो अब इसको देखो, इस सर्किट, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों? इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा? व्हाट बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट? इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? यदि यहां से यदि मान लो कुछ करंट आ रहा है तो वो करंट आर रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा कि इस वायर के थ्रू जाएगा? इस वायर के थ्रू जाएगा, बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस हियर, देयर इज नो रेजिस्टेंस हियर। इसके थ्रू कुछ भी करंट फ्लो नहीं होने वाला है। इस रेजिस्टेंस के थ्रू सारा का सारा करंट जो इसी के थ्रू जाने वाला है, पाथ सी डी के थ्रू जाने वाला है पूरा का पूरा करंट, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो एक्चुअली करंट का पाथ क्या बनेगा? ए सी डी बी। सो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? 2R, दैट्स ऑल। अदरवाइज यहाँ से भी निकालो, यहाँ से भी निकालो, इनका दोनों का रेजिस्टेंस निकालो। 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/R डैश 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R2 तो जीरो है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो R डैश कितना हो जाएगा? 0 इंटू R अपॉन 0 प्लस R, सो R डैश शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ का रेजिस्टेंस पूरे का 0 ही होगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ए सी और डी बी, बस यही दोनों जो है हमारे हैं सीरीज में। सो टोटल रेजिस्टेंस विल बी 2R। ठीक है, इस टाइप के बहुत सी बार क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन मेंस। ठीक है, या प्रीलिम्स, पहले उसको प्रीलिम्स कहते थे, अभी मेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, तो आंसर वुड बी 2R। मतलब ये कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको कि लड्डू है ना, लड्डू को भी खाने में टाइम लगता है, इनको तो खाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। सो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 40 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं 41 के ऊपर। A bar magnet has a magnetic dipole moment M. Its initial position is parallel to the direction of uniform magnetic field B. In this position, magnitude of torque and force। अभी देखो फिर से इसको पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, बार मैग्नेट भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रखा हुआ है, तो टॉर्क कितना होगा? उसके ऊपर कोई टॉर्क लगेगा? नहीं लगेगा, जीरो, एंड द फोर्स विल आल्सो बी जीरो। ठीक है, सो आंसर शुड बी सी। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लगेगा। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, और मान लो बार मैग्नेट को जो है ऐसा रखा हुआ है, ये ऐसा बार मैग्नेट रखा हुआ, मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें क्या दिया हुआ है? बार मैग्नेट इज इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी यही है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है, दोनों का डायरेक्शन ही है। ठीक है, तो नॉर्थ पे फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और साउथ पोल के ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, इक्वल हैं, एंड द लाइन ऑफ एक्शन इज आल्सो सेम। जब दो फोर्स इक्वल हैं, अपोजिट हैं, देन द नेट फोर्स विल बी जीरो। ओके, एंड बिकॉज देयर लाइन ऑफ एक्शन इज आल्सो सेम, therefore the torque should also be equal to zero। कोई टॉर्क लगेगा क्या? ये दो फोर्स क्या इसको घुमा पाएंगे? नहीं घुमा सकते ना। यदि मैं ऐसे इसकी तरफ दोनों तरफ ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या ये घूमेगा? नहीं घूमेगा। ठीक है, सो द नेट टॉर्क विल आल्सो बी इक्वल टू, और वैसे भी देख लो ना हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या था? एम बी साइन थीटा था ना,
थीटा वाज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा की वैल्यू यहाँ 0 है क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू 0, तो साइन 0 विल बी 0, सो द टॉर्क विल बी 0। कैसे भी देखेंगे ना किसी क्वेश्चन को, यदि हम सही सोच रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली सही सोच रहे हैं, तो अपने आप किसी भी एंगल से देखो आंसर वही आएगा। ठीक है, सो आंसर कितना आएगा इसका 41 का बच्चों सी। सो आंसर इज सी। ओके, two charges 14 microcoulomb and minus 4 microcoulomb are placed at minus 1200 and plus 1200 in an external electric field where B equal to इतना दिया है and R is in meters, R मीटर में। okay, the electrostatic potential energy of the configuration is, electrostatic potential energy of the configuration is, ओके तो इस कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। ठीक है, दो चार्जेस हैं बच्चों, एक 14 माइक्रोकूलम है और एक -4 माइक्रोकूलम। मान लो ये है 14 माइक्रोकूलम और ये दूसरा है विच इज -4, दिस इज नेगेटिव चार्ज माइक्रोकूलम। 1200 मतलब ये ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, ये ओरिजिन है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये -12 पे है और ये +12 पे है। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखे हुए हैं बेसिकली, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखो बच्चों, इसमें क्या है, एक तो दोनों चार्जेस का अपना कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। दूसरा, चार्जेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्जेस रखे हुए हैं, तो उनका अपना अलग पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, एक तो क्या है कि एक चार्ज को रखो और दूसरे चार्ज को लेके आओ, तो पहला वाला चार्ज दूसरा वाला चार्ज आने नहीं देगा, और देन यू हैव टू डू वर्क, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क डिपेंडिंग अपॉन की चार्ज दोनों लाइक है अनलाइक है, तो वहां पे एक होगा वर्क डन, तो वो दोनों चार्ज की वजह से हो गया। दूसरा, ये जो पहला चार्ज जो हम लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इसके लिए भी तो वर्क करना पड़ेगा। सो दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो उनका अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। That electrostatic potential energy will be because of the interaction of the charge and electric field। ठीक है, तो एक 14 माइक्रोकूलम का होगा, एक -4 माइक्रोकूलम का होगा। दूसरा, दोनों चार्ज का अपना आपस का इंटरेक्शन है, उसकी वजह से उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा टोटल। देयरफॉर इसके अंदर 3 टर्म्स बनने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे अटेंड करेंगे। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमको दिया है, E = B/R²। ठीक है, तो पहले हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं, यहाँ पे कितना पोटेंशियल है और यहाँ पे कितना पोटेंशियल है वो निकाल ले सकते हैं हम। ठीक है, और उस पोटेंशियल पे यदि उसके अगेंस्ट यदि वहाँ पे चार्ज इतना है, देन हम उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमको पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि E होता है -dV/dr। ठीक है, देयरफॉर dV विल बी इक्वल टू -E/dr एंड देयरफॉर V विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E/dr। तो E/dr को इंटीग्रेट कर देते हैं पहले तो अपन बच्चों। ठीक है, तो माइनस ऑफ E कितना दिया है, B/R²। B इज ए कांस्टेंट, तो B/R²। तो B/R² का मतलब हो गया R⁻²। इसको R के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो B कांस्टेंट आ गया, R⁻² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 + 1/-2 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -BR⁻1/-1, ये माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, सो दिस विल बी B/R। ठीक है, R1 का मतलब R। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, B/R। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया B/R। तो चलो इसको मैं हटा देता हूँ, अब मैं डायरेक्टली यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूँ, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल। तो V हो गया B/R।
ठीक है, और b कितना दिया है 1.2 10 टू द पावर 6, 1.2 10 टू द पावर 6, और r कितना है, इसका डिस्टेंस भी 12 और इसका डिस्टेंस भी 12 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल होंगे। पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, रिमेंबर, ठीक है, इधर हो चाहे इधर हो, इट विल बी सेम, इट विल डिपेंड ओनली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। तो v कितना हो जाएगा 1.2 डिवाइड बाय r कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, सो 12 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, तो मैंने 100 को ऊपर कर लिया यहाँ पर, ठीक है, और ये 1.2 को 12 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 10 और 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल विल बी 10 टू द पावर 7 वोल्ट, वेरी हाई पोटेंशियल, ठीक है, ओके। तो यहाँ भी पोटेंशियल 10 टू द पावर 7 वोल्ट है और यहाँ पर भी पोटेंशियल 10 टू द पावर 7 वोल्ट है बच्चों, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले 14 माइक्रोकूलम, 14 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू पोटेंशियल, इतना जूल का पोटेंशियल हो गया 14 माइक्रोकूलम के लिए, ठीक है। और माइनस चार्ज के लिए माइनस होगा, -4 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 7, ये हो गया 4 माइक्रोकूलम चार्ज के लिए, ठीक है। ये तो हो गया, दिस इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ द इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, सो दो चार्जेस अगेन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव बिकॉज दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, इट्स ए बाउंड सिस्टम। तो ये कितना हो जाएगा Q1 Q2 बाय R, तो K की वैल्यू कितना होता है, K की वैल्यू कितना होता है 9 10 टू द पावर 9, 9 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 इज 14 इंटू 10 टू द पावर -6 and Q2 is equal to 4 into 10 to the power -6 divided by R, distance between the two, 12 और 12 24 सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट ली 100 से डिवाइड किया तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई करना बच्चों, सो दिस शुड बी द आंसर, यदि हमने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो, ठीक है। सो 14 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -7 जूल, तो कितना है 10 टू द पावर -13, इसमें गलत किया बच्चे हमने, 10 टू द पावर +7 है ना, 7 है, तो ये कितना हो गया 10 इंटू 14, सो दिस इज 140 माइनस, ये कितना हो गया 10 इंटू 4, सो दिस इज 40 माइनस, ये कितना हो गया सॉरी -6 और -6 -12 में से 9 गए तो -3, में से 2 गए तो -1, ठीक है। सो 9 इंटू 14 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 10 टू द पावर -1, ठीक है। ये कितना हो गया, तो हो गया 100, और ये कितना हो गया 7 दूनी 14, 12 दूना 24, 4 तिया 12, ठीक है, और 3 तिया 9, 7 तिया 21 इंटू 10 टू द पावर -1 2.1, so 2.1, so this should be 97.9 joules, 97.9 joules, ठीक है। so this should be the potential energy, इतना होना चाहिए 97.9 joules, so 97.9 joules this should be the potential energy, ठीक है। देखो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिया है ना, ये नेगेटिव होगा क्या, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि ये चार्ज ज़्यादा है, ये चार्ज बड़ा है पॉजिटिव वाला, ठीक है। सो आंसर विल बी 97.9 जूल्स। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 43, इसको बच्चों मिटा देते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, a 300 ohm resistor and a capacitor of 25 divided by pi microfarad are connected in series to a 200 volt 50 hertz AC source. The current in the circuit is, सर्किट में करंट कितना होगा, तो इसमें एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, ठीक है, इंडक्टर नहीं है। तो चलो तो इसका इम्पीडेंस निकाले, तो सर्किट का इम्पीडेंस कितना होगा, ठीक है। तो इम्पीडेंस कितना होता है Z इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, एल इसमें है नहीं बच्चों, ठीक है, तो एक्स सी निकाल लेते हैं। एक्स सी कितना होगा 1/ओमेगा सी, विच इज 1/ओमेगा इज 2πf इंटू सी, तो 1/2π इंटू एफ कितना है, एफ कितना दिया 50 हर्ट्स, और सी कितना दिया है 25/पाई, तो 25/पाई, तो पाई से पाई ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 25 दूनी 50 का स्क्वायर हो गया है, ठीक है, 50 का स्क्वायर हो गया, 2500 हो गया, है ना, 2500 क्या हो गया, ठीक है। एक्स सी एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ओमेगा इज 1/2πf इंटू सी, सी अच्छा माइक्रोफेराड दिया है, तभी मैं सोच रहा था यार सी इज गिवन एज माइक्रोफेराड, ठीक है, तो 10⁻⁻6 भी आएगा बच्चों इसके सामने, 10⁻⁻6, तो ये कितना हुआ 10⁻⁻6 नीचे है, ठीक है, और 2500 नीचे और 10⁻6 ऊपर है, तो ये ऐसा है 1 2 3 4 5 6 अपान 2500, तो ये दो कट गए, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2500, तो ये हो जाएगा 400 ओम्स, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी यूनिट ओम होता है, तो एक्सी कितना हो गया 400 ओम्स, ठीक है, तो एक्सी की वैल्यू यदि हम रख दें यहाँ पर 400 ओम, तो जेड कितना हो जाएगा, एक्सी हो गया 400 ओम, और आर कितना दिया है हमको, आर दिया है 300 ओम, ओके, तो ये 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर है, तो ये अपने को पता होना चाहिए कि ये 500 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 4 5, तो जेड हो गया 500 ओम, so current will be I will be equal to E upon Z, E over Z, E कितना दिया है 200 वोल्ट, और Z कितना हो गया, Z हो गया 500, सो 200 डिवाइडेड बाय 500 बच्चों, ठीक है, 200 डिवाइडेड बाय 500, दैट मीन्स 2/5, दैट मीन्स 0.4 एम्पियर, ठीक है, सो I should be 0.4 एम्पियर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, 0.4 है क्या इसमें, यस, बी, तो ये हो गया 43, ठीक है, चलो अब अपन आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट्स, पेन को हाथ नहीं लगाना, बिना पेन को हाथ लगाए वाला क्वेश्चन, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फ्लक्स लीकेज, कॉपर लॉस, ओ हाइपर लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, ओ एडी करंट, यस बेटा, एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसको लेमिनेटेड बनाया जाता है, ठीक है, काफ़ी एलोबरेट डिस्कशन हुआ है इसका हमारी क्लास के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 44 हो गया बच्चों, ठीक है, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 to 49 are assertion and reason type questions, given below are the two statements labeled as assertion A, reason A। देखो ये क्वेश्चन जो है हाँ बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं, कि थोड़ा कंफ्यूजन इसके अंदर होता है, ठीक है, इसके अंदर 4 ऑप्शंस रहते हैं, एक तो इसमें असर्शन है, दूसरा उसका एक रीजन दिया हुआ है, तो असर्शन सही लिखा है, रीजन भी सही लिखा है, और रीजन उसका असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, ये होता है ए। बी होता है असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो ए का नहीं है सही रीजन, ये होता है बी। ए सही है, असर्शन सही है, रीजन गलत है, सी दोनों गलत है, डी, ये रहते हैं 4, ठीक है। ए नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हम क्वेश्चन रहने बेटा, क्वेश्चन 45, ए नेगेटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करता है। इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और मान लो मैंने यहाँ पे कोई एक नेगेटिव चार्ज रखा, तो ये किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसका मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसका मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगी। या इधर नेगेटिव चार्ज, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। तो नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज विल मूव अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, नेगेटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नो, असर्शन ही गलत है, असर्शन ही गलत है। A negative charge in an electric field moves along the direction of electric field. Negative charge electric field के डायरेक्शन में मूव करता है नहीं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो असर्शन ही गलत है, मतलब आंसर शुड बी डी। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज ए फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गलत है। ठीक है, तो 46 का आंसर क्या होगा बच्चों, डी। 46 का आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, असर्शन फॉल्स है, रीजन भी फॉल्स है। दूसरा 46, पोल ऑफ ए बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। बार मैग्नेट के पोल को सेपरेट नहीं कर सकते, ट्रू। ट्रू, ठीक है। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, यस, ठीक है, तो ये सही है। इसमें दोनों सही हैं और इसका सही एक्सप्लेनेशन है। सो आंसर क्या है इसका, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, इसका आंसर है ए। ठीक है, मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, भाई दुनिया का सबसे छोटा मैग्नेट कौन सा होता है, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग। लोएस्ट ऑर्बिट में जो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो सबसे छोटा मैग्नेट है ना। एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो सबसे छोटा मैग्नेट है। उस एक इलेक्ट्रॉन का भी एक एंड जो है नॉर्थ पोल काम करता है, दूसरा एंड साउथ पोल काम करता है। एक्चुअली मैग्नेटिज्म का ओरिजिन ही ये है ना। मैग्नेटिज्म इसी की वजह से, रोटेटिंग चार्ज, ठीक है, या करंट। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन घूमे लेकिन सिर्फ एक ही साइड उसका असर हो, दूसरी साइड ना हो, है ना, हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, प्रकृति, नेचर में सिमेट्री होती है। ठीक है, तो मोनोपोल कैन नेवर एग्जिस्ट। मैग्नेट में हमेशा दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि यदि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, जिसका मतलब है कि नेट फोर्स इक्वल टू 0, है ना। अकेला फोर्स उसके ऊपर लग नहीं सकता, यदि एक फोर्स लग रहा है तो दूसरा अपोजिट फोर्स भी है। ठीक है, मेरी यहाँ कुर्सी पे बैठा हूँ और मैं इक्विलिब्रियम में हूँ, तो मेरा फोर्स एक नीचे लग रहा है तो मुझे कुर्सी भी ऊपर उतना ही फोर्स लगा रही है। आई एम इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सिमेट्री इन द नेचर। चलो आगे बढ़ते हैं। 47, when radius of a current loop is doubled, its magnetic moment becomes 4 times. The magnetic moment of a current carrying loop is directly proportional to the area of the loop. किसी करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, NIA होता है ना, NIA। ठीक है, तो दैट मीन्स देयर इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यदि रेडियस को डबल कर देंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 4 टाइम्स। सो ए तो सही है, एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सो दिस इज करेक्ट। सो दिस इज अगेन ए, तो 47 का आंसर भी ए होगा। ठीक है, ओके। 48, हायर द रेंज लोअर द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। हायर द रेंज लोअर द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। To increase the range of an ammeter, additional shunt is added in series to it. Higher the range, यदि एमीटर का रेंज बढ़ाना हो तो उसका रेजिस्टेंस को कम करना पड़ता है। यस, ये तो कॉन्सेप्ट है। मान लो ये एक एमीटर है
और इसका मान लो रेंज बढ़ाना है, ठीक है। इसमें मान लो 1 एम्पियर ही मैक्सिमम ये करंट ले सकता है, और हमको मान लो इसमें 10 एम्पियर का करंट इसमें इसके थ्रू पास करना है, तो क्या करेंगे, बाकी 9 एम्पियर का करंट थ्रू थ्रू ए शंट हम इससे बाईपास करेंगे 9 एम्पियर का, सो दैट इसके थ्रू सिर्फ 1 एम्पियर ही जाए। तो 10 एम्पियर मेजर करने के लिए 9 एम्पियर को बाईपास करना पड़ रहा है थ्रू ए शंट, और ये जो लगाया हमने शंट इसके पैरेलल में लगाया, इसके लगाने से इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता ना। सो हायर द रेंज लोअर इज द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कम हो गया, सो स्टेटमेंट ए इज राइट। एंड स्टेटमेंट बी इज टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमिटर एडिशनल शंट इज एडेड इन सीरीज। नो नो नो, सीरीज नहीं लगाते, पैरेलल में लगाते हैं, सो दिस इज रॉन्ग। ये जो बी जो लिखा है दिस इज रॉन्ग, सो ए इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग। तो इसका कौन सा होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, है ना, रीजन इज रॉन्ग, सो आंसर इट शुड बी सी। तो इसका बच्चों आएगा सी, ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया सी। फिर अब आते हैं 49 के ऊपर। ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैनॉट बी यूज एज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह यूज नहीं कर सकते। ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली इन वन डायरेक्शन, ऐसा तो नहीं है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह भी यूज कर पाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा आप पावर ट्रांसफर जो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा हमको, क्योंकि इनपुट क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, उसमें करंट तो अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज। मान लो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो ये हाई लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज पे ट्रांसफर कर रहा है, तो ये वोल्टेज लो है तो इसमें करंट हाई है, और ये वोल्टेज हाई है तो इसमें करंट लो है, ठीक है। तो ये लो करंट के लिए तो ये पतला वायर होगा, ठीक है, और ये मोटा वायर होगा, तो उससे भी क्या फर्क पड़ेगा, कर सकते हैं यूज, है ना, यूज कर सकते हैं। ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैनॉट बी यूज एज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नो, दोनों गलत है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली इन वन डायरेक्शन, इन माय ओपिनियन दोनों स्टेटमेंट गलत है, ए भी गलत है और आर भी गलत है। ए इज फॉल्स, आर इज आल्सो फॉल्स इन माय स्टेटमेंट, इन माय ओपिनियन। 49 के बच्चों दोनों गलत, तो क्या आंसर होगा, डी ना, डी। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 49, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं 50 पे। ये हो गया 50 नंबर क्वेश्चन। Equipotentials at a large distance from a collection of charge whose total sum is not zero are equipotential at a large distance from a collection of charges whose total sum is not zero। यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं, ठीक है, इनका टोटल सम जीरो नहीं है, और इससे बहुत बड़ी डिस्टेंस पे, बहुत बड़ी डिस्टेंस पे इक्विपोटेंशियल कैसे होंगे, बहुत बड़ी डिस्टेंस पे देखेंगे, देन दिस विल बिकम पैरेलल, दिस विल बिकम प्लेन, दिस विल बिकम पैरेलल प्लेन, ठीक है। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वो स्फेरिकल होते होते पहले तो दूर जाके वो स्फेरिकल बनेगा, फिर उसका स्फेयर का रेडियस भी बढ़ेगा, तो इट विल लुक लाइक प्लेन, ठीक है, इट विल लुक लाइक प्लेन। जैसे हमारी धरती का सरफेस प्लेन दिखता है कि नहीं दिखता, हमको छोटा सा रीजन में प्लेन दिखता है, क्योंकि धरती बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा स्फेयर है, इसलिए बड़ा स्फेयर जो है उसके लिए इट बिकम्स ऑलमोस्ट प्लेन, ठीक है। हमारे धरती पे जो सनलाइट आती है उसको हम कैसा मानते हैं, प्लेन वेव फ्रंट मानते हैं ना उसको, बिकॉज द रेज आर पैरेलल, सो इट बिकम्स प्लेन। Equipotentials at large distance from a collection of charges whose total sum is not zero are planes। 51, तो एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज एक क्वेश्चन जो है 2-2 सेकंड के हैं। 4 चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2L। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस प्लस क्यू। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, उसमें थोड़ा सा इसमें हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगी बच्चों, ठीक है। देख लो कितना पोटेंशियल होगा यहाँ पर, इस चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, पहला वाला इस चार्ज की वजह से, ये डिस्टेंस L होगा, ठीक है, तो K
यहाँ पर हम +1 कूलम्ब का चार्ज मानते हैं, ठीक है। तो Q1 Q2 इज Q ओवर L, यहाँ पोटेंशियल होगा KQ ओवर L, इसकी वजह से भी पोटेंशियल KQ ओवर L, ठीक है। इसकी वजह से पोटेंशियल माइनस में होगा, माइनस KQ ओवर दिस डिस्टेंस, से दिस डिस्टेंस इज D, ठीक है, KQ ओवर D, और इसकी वजह से भी होगा माइनस KQ ओवर D, सो -2 KQ ओवर D हो जाएगा। हमको बेसिकली ये डिस्टेंस D निकालना है, ये जो डिस्टेंस D है ना, ये डिस्टेंस D निकालना है। अभी ये 2L है, तो ये भी 2L हो गया, तो ये L हो गया, तो D कितना हो जाएगा, 2L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 5L स्क्वायर, तो D विल बी 5L स्क्वायर का अंडर रूट, तो L अंडर रूट 5, ठीक है। 2L स्क्वायर का हो गया 4L स्क्वायर, 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सो 5L स्क्वायर का अंडर रूट L रूट 5, सो D इज L रूट 5, तो D की जगह पे मैं रख दो यहाँ पर L रूट 5, ठीक है, यहाँ पर रख दिया मैंने L रूट 5, सो दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। तो K कॉमन निकाल लो, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q भी कॉमन निकाल लो, L भी कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, दिस प्लस दिस, 2 भी कॉमन निकाल लेते हैं ना, 2 भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ ये 2 हो गया, तो 2KQ/L पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ तो बचा 1, और यहाँ क्या बचा, 2 बाहर निकाला तो 1/√5 है ना, 1/√5, ठीक है। बस इतना आंसर होना चाहिए, ये आंसर है क्या, 4/2Q/L, सब में 2Q/L दोनों में ही है, और -1/√5, सो आंसर इज ए, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर हो गया ए, ये भी कोई ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। केस स्टडी, एन एक्सपेरिमेंट वाज सेट अप विद सर्किट डायग्राम शोन इन द फिगर, दिस गिवन दैट R1 इक्वल टू 10 ओम, तो ये है 10 ओम, और R2 और R3 दोनों बराबर है 5-5 ओम के, ठीक है। और स्मॉल r 0 है, तो दिया ही क्यों, फिर 0 है तो, और E इसका है 5 वोल्ट, ओके, E 5 वोल्ट, ठीक है। तो ओहो, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अगले पेज पे लेना पड़ेगा, यहाँ पे तो है नहीं, ये मुझे क्वेश्चन लेना पड़ेगा अगले पेज पे भाई, तो क्या करूँगा इसको मैं, इस शीट पे, इस शीट से मुझे क्वेश्चन को कैसे ले आऊँगा मैं, 10 एक मिनट, तो नेक्स्ट शीट पे तो आएगा नहीं, ये नेक्स्ट शीट पे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो नेक्स्ट शीट पे तो ये आ गया, यहाँ पे तो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन है, तो मुझे कॉपी करना पड़ेगी इसकी। ये ऐसा सर्किट है, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3, ये 10, 5 5, और ये 5 और 0, ठीक है। तो ये ऐसा सर्किट है भाई, 1 मिनट है, अरे बन जा भाई, ये 10, ये 5, ये 5, और ये 5 वोल्ट, और ये 0, ठीक है, ऐसा है, ऐसा है, ये बैटरी ऊपर ही है ना, बैटरी का ऊपर ही है, ABCDEFGHIJ, तो ये है ABCDEFGHIJ, है ना, IJ नीचे है, IJ नीचे है, ठीक है। ये 10 ओम, R1 10 है, ये दोनों 5 5 है, ये 0 है और ये 5 है, ओके। अब क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट विल विथ सेम पोटेंशियल R BCD ये तो सेम पोटेंशियल पर नहीं होंगे, B और C सेम पोटेंशियल पर होंगे, लेकिन C और D सेम पोटेंशियल पर नहीं होंगे, बिकॉज 5 ओम के थ्रू कुछ ड्रॉप होगा,
सो ए ऑप्शन तो गलत है। फिर एफ एफ एच आई एफ एफ एच आई एफ एच कौन सा एच एन आई, ये तीनों सेम पोटेंशियल पर होंगे? नहीं होंगे, कोई जरूरी नहीं है। एफ एच आई एफ एच डी डी ई एफ डी ई एफ डी कौन सा है? डी ई एफ, ये भी जरूरी नहीं है। अच्छा, ये एफ एच जे लिखे हैं, एफ एच जे, ठीक है। एफ एच एन जे ये तो सेम पोटेंशियल पर होंगे, क्योंकि इनके तीनों के बीच कोई भी एलिमेंट नहीं, यहाँ पर किसी के भी थ्रू ड्रॉप नहीं होगा। सो एफ एच जे लिखा है, ये मुझे लग रहा था एफ एच आई लिखा है। ये तीनों सेम पोटेंशियल पर होंगे। सो आंसर बी सही है। ए बी जे भी गलत है, क्योंकि इनके बीच एक रेजिस्टेंस है। सो आंसर इज एफ एच जे, एफ एच और जे, ठीक है। ये तीनों एक ही पोटेंशियल पर होंगे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा का पूरा ये जो सर्किट है, ये सारे के सारे पॉइंट एक ही पोटेंशियल पर होंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे पॉइंट एक ही पोटेंशियल पर होंगे। ये सारे पॉइंट एक ही पोटेंशियल पर होंगे, ठीक है। और ये सारे पॉइंट एक ही पोटेंशियल पर होंगे। ये सारे पॉइंट एक ही पोटेंशियल पर होंगे, और ये सारे पॉइंट एक ही पोटेंशियल पर होंगे, ठीक है। ऐसा होगा। सो करेक्ट आंसर इज एफ एच जे, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 52 नंबर, द करंट थ्रू ब्रांच बीजी इज, बीजी के थ्रू कितना करंट होगा? बीजी कौन सा है इसके अंदर? बीजी, इसके थ्रू कितना करंट होगा? इसके थ्रू, ठीक है, बीजी के थ्रू। तो देख लो, ये रेजिस्टेंस तो 0 है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई सेंस ही नहीं, इसको हटाओ, इसको जबरदस्ती दे रखा है ये डायरेक्ट ऐसा ही है, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं वहां पर, रेजिस्टेंस इज 0, ये भी 0, ठीक है। चलो अब अपन करते हैं, ठीक है। तो बीजे के थ्रू कितना करंट? अभी देखो, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया? 5 ओम, और 5 ओम 10 ओम हो गया, 10 और 10 पैरेलल में है, सो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 5 हो गया। 5 वोल्ट है, देयरफॉर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, तो ये दोनों रेजिस्टेंस इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, तो इक्वल करंट दोनों सर्किट में जाएगा। तो आधा एम्पियर इसमें से जाएगा और आधा एम्पियर इसमें से जाएगा, है ना। 0.5 एम्पियर इसमें जाएगा और 0.5 एम्पियर इसमें से जाएगा, ऐसे 1 एम्पियर वापस आके मिल जाएगा, ठीक है। करंट थ्रू ब्रांच बीजी विल बी, बीजे के थ्रू करंट होगा 0.5 एम्पियर, सो हाफ एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। पावर डिसिपेशन इन R1, आई थिंक यही R1 है ना, यही R1 है, ठीक है। तो पावर डिसिपेशन कितना होगा? कितना पावर डिसिपेट होगा? आई स्क्वायर आर, है ना, आई स्क्वायर आर, आई कितना है? 0.5 या 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 इंटू आर इज इक्वल टू 10, सो 10/4 या 5/2। So power dissipation will be 5/2, which will be 2.5. So the correct answer is B, 2.5, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, R3 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? R3 कौन सा? शायद R3 ये वाला है ना। इसके अक्रॉस कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? करंट कितना फ्लो कर रहा है? 0.5, रेजिस्टेंस कितना है? 0.5, देन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? I into R, 0.5 into 0.5, 1/2 into 1/2, 1/4, 0.25 वोल्ट का होगा पोटेंशियल डिफरेंस। सो 0.25 वोल्ट कहेगा इसके अंदर, कहीं पर इसके अंदर नहीं, गलत क्या है? कुछ गलत क्या है? 0.25 तो है ही नहीं इसके अंदर। अच्छा, ये 5 ओम है ना, मैंने यहाँ 0.5 कर दिया, दिस इज 5 ओम। एक मिनट फिर से कर देते। तो V इक्वल टू आई आर, आई कितना है? आई इज 0.5 और आर कितना? आर इज 5, सो 2.5 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा? इसके अक्रॉस ड्रॉप देखो 2.5 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी ड्रॉप 2.5 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप 5 वोल्ट होगा, ये पूरा 5 वोल्ट है, दोनों पैरेलल में। दुनिया का सबसे आसान सर्किट तुम लोगों को दिया है, इससे ज़्यादा कोई आसान सर्किट बच्चों दुनिया में मिलेगा नहीं, और इससे ज़्यादा आसान कोई क्वेश्चन पेपर कभी नहीं मिलेगा दुनिया में तुम लोगों को, है ना, ठीक है। बहुत आसान था बेटा पेपर बच्चों। तो ये ऐसे हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं बच्चों,
ठीक है, हो सकता है कभी कभी किसी कोई कैलकुलेटिव, मान लो क्वेश्चन में हमसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो वो बात अलग है, तुम लोग एक बार चेक कर सकते हो। अदरवाइज दिस वाज डैम इजी पेपर। ठीक है, 100% स्कोर होना चाहिए मैक्सिमम बच्चों का। इसकी वजह से जो बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो ज़्यादा यू नो एनालिटिकल होते हैं, ठीक है, ऐसे बच्चों को थोड़ा सा नुकसान हो जाता है इतना आसान पेपर होने की वजह से, क्योंकि फिर वो हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं। हो सकता है बोर्ड ने सोचा हो भाई अभी थोड़ा कोरोना चल रहा है, बच्चे टेंशन में हैं, ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा बेनिफिट देने का होगा बोर्ड का ह्यूमैनिटेरियन क्राइटेरिया। ठीक है, तो चलो बच्चों, मेरी तरफ से आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू।